Hello, viewers and learners. I'm Asha Kharab, Associate Professor in MKJK College, Rohtak. Topic of this video is Methods of Water Purification. This video is for BA Home Science students और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियाँ। तो पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू नो impurities of water, to study domestic methods of purification of water, to understand the process and care of water filters. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है और घरेलू जो फिल्टर्स हैं उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, वो कैसे कार्य करते हैं, उनकी प्रोसेस को समझना ये इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ पानी में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी अशुद्धियाँ पानी में पाई जाती हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, यानी कि उत्तम घोलक। इसमें लगभग हर एक वस्तु घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है, इसीलिए पानी जल्दी अशुद्ध हो जाता है। अगर हम शुद्ध पानी की तलाश करें, 100% प्योर वाटर ढूंढें तो मिलना मुश्किल होता है ऐसा जल जो कि पूरी तरह से ऑर्डरलेस हो, कलरलेस हो, टेस्टलेस हो। तो इसलिए पानी जो है जल्दी अशुद्ध होता रहता है। इसमें कौन कौन सी अशुद्धताएं पाई जाती हैं? पानी की अशुद्धताएं दो प्रकार की हो सकती हैं, घुलनशील अशुद्धियाँ और उसमें तैरती हुई या अघुलनशील अशुद्धियाँ। उसके ठोस पदार्थ हो सकते हैं, उसमें जो है वो जैविक अशुद्धियाँ पाई जा सकती हैं, रासायनिक अशुद्धियाँ पाई जा सकती हैं या फिर भौतिक अशुद्धियाँ होती हैं। जैविक अशुद्धियों की बात करें तो जैविक अशुद्धियों में अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसे हम जीवाणु कहेंगे, वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, परजीवी या कीड़े हो सकते हैं, और कई तरह के विषैले तत्व भी इसमें हो सकते हैं। केमिकल अगर हम अशुद्धियों की बातें करें तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आदि मिली हुई घुली हुई इसमें हो सकती हैं। इसी तरह से जो भारी धातुएं हैं जैसे कि आयरन, आर्सेनिक, कोबाल्ट, जिंक आदि भारी धातुएं इसमें हो सकती हैं मिली हुई अशुद्ध जल में। और लवण, खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आदि ये सभी इसमें पाए जा सकते हैं अशुद्ध जल में। और जो इसकी भौतिक अशुद्धियाँ हैं वो कार्बनिक भी हो सकती हैं और अकार्बनिक भी हो सकती हैं। तो अब हम देखें कि पानी के साथ क्या समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी हमें जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये जल बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसीलिए बहुत ही कम परसेंटेज पानी की पीने योग्य हमें प्राप्त हो पाती है। 97% of water is found in sea, whereas only 3% of water is found on earth. तो जो समुद्री पानी है वो बहुत खारा होता है, वो हमारे प्रयोग करने लायक, मनुष्य के प्रयोग करने लायक नहीं रह पाता, पीने लायक नहीं होता ऐसा जल। तो बहुत ही कम परसेंटेज पानी की शुद्ध जल होती है और जिसका हम पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम पानी को बाहर से देखें तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि ये पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। सिर्फ देखने से पानी की अशुद्धियों का पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ वो केमिकल होती हैं और वो उसमें घुली हुई होती हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। विषैले तत्व हैं वो घुले हुए हो सकते हैं, वो हमें माइक्रोब्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। अब ये जो पानी है ये जल्दी अशुद्ध हो जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हमें लगते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हैजा, कॉलरा हो सकता है
या डायरिया हो सकता है। और अशुद्ध जल के सेवन से, संदूषित जल के सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। तो जल जहाँ हमें जीवन देता है, वहीं ये जल हमारी जीवन लीला समाप्त भी कर सकता है। इसीलिए शुद्ध जल का सेवन अत्यंत आवश्यक है। अब जो शुद्ध जल होता है, अगर वो 100% प्योर वाटर है, तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। काफ़ी लंबे समय तक हम शुद्ध जल को संचित करके रख सकते हैं। अब हम बात करें कि पानी के सोर्सेस क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा का जल वो पानी का मुख्य स्रोत है और इस जल को हम आस्वित जल कहते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। वर्षा का जल बहुत ही शुद्ध जल होता है और इसका प्रयोग सिंचाई के लिए या इसका प्रयोग बिजली के निर्माण के लिए किया जा सकता है, पीने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि हम वर्षा के जल को स्टोर करके आगे के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिर वर्षा का जल कुछ इसका अंश जो है वो पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जम जाता है और कुछ भाग पृथ्वी पर सतही जल बनाता है। सतही जल जैसे अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो नदी हैं या नहरें हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, ये सभी सरफेस वाटर या सतही जल के एग्ज़ाम्पल हैं। इसी तरह से इसका कुछ भाग पृथ्वी के नीचे चला जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं। और भूमिगत जल के उदाहरण कुएँ या नलकूप या इसमें झरने आदि हो सकते हैं। कुएँ भी 2 प्रकार के होते हैं अपनी गहराई के हिसाब से, अधिक गहरे कुएँ या फिर उथले कुएँ, शैलो वेल। उथले कुएँ वो होते हैं जिनकी गहराई कम होती है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें मिनरल्स घुले हुए हो सकते हैं, जबकि शैलो वेल में भौतिक अशुद्धियाँ और जैविक अशुद्धियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के नज़दीक होता है और ये ज़्यादा अशुद्ध जल होता है। नदी का पानी जो सतही जल है, वो भी अशुद्ध होता रहता है, क्योंकि नदी अपने उद्गम स्थान पर बहुत शुद्ध जल रखती है, लेकिन जैसे-जैसे ये अलग-अलग शहरों से गुज़रती है, इसमें शहरों के व्यर्थ पदार्थ और उद्योग धंधों के उत्सर्जित पदार्थ, कारखानों से निकला हुआ व्यर्थ पदार्थ, ये सभी इसमें मिलता रहता है और वो पानी अशुद्ध होता रहता है। लेकिन जो रेन वाटर है, वो बहुत ही शुद्ध होता है। तो अब हम बात करें कि इस पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। पानी को शुद्ध करने की बहुत सारी विधियां हैं और बहुत पुराने समय से भी हम पानी को छानकर, उबालकर या उसमें लाल दवाई डालकर या उसमें क्लोरीन मिलाकर उसे शुद्ध करते रहे हैं। तो पानी को शुद्ध करने की विधियों को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक विधियां और आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधियां। तो प्राकृतिक विधियाँ वो हैं जिनसे नदी का पानी अपने आप ही या सतही जल अपने आप ही शुद्ध होता रहता है प्राकृतिक तरीके से। तो ये नेचुरल मेथड्स कौन से हैं पानी को शुद्ध करने के? इसमें है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन, दूसरा है नेचुरल स्कैवेंजर्स, तीसरा डाइल्यूशन और फोर्थ है अल्ट्रावायलेट रेज़। सेडिमेंटेशन या अवसादन का अर्थ है कि जब नदी का पानी बहता है तो उसकी भौतिक अशुद्धियाँ या उसमें तैरती हुई अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। अशुद्धियाँ भारी होकर नदी के तले में बैठ जाती हैं। इसी को हम तलछटीकरण या इसको हम अवसादन या इसको हम गाद संचय विधि भी कहते हैं, अर्थात सेडिमेंटेशन। फिर दूसरी विधि है नेचुरल स्कैवेंजर्स यानी कि प्राकृतिक जीव जंतु भी नदियों के पानी को साफ करते रहते हैं। नदी में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियाँ हैं या और कीड़े मकोड़े हैं, तो वो अपने से छोटे जीव जंतुओं को खाकर नष्ट करते रहते हैं। बड़ी मछली छोटी मछलियों को और दूसरे कीड़ों को खा जाती है और इस तरह से पानी प्राकृतिक रूप से साफ होता रहता है। तीसरी विधि है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अर्थात क्षीणीकरण, यानी कि अशुद्ध पानी में शुद्ध पानी को मिला देने से अशुद्धियाँ कुछ हद तक दूर हो जाती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि साफ पानी में कहीं से गंदा नाला अगर मिलता है, तो वो कुछ दूर तक तो हमें गंदगी नज़र आती है, लेकिन जैसे-जैसे नदी का पानी उसमें मिलता जाता है, नाले की अशुद्धियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं।
तो अशुद्ध पानी में जब हम साफ पानी मिलाते जाएंगे तो उसकी अशुद्धियाँ जो हैं वो डाइल्यूट होती जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ डाइल्यूट हो जाती हैं। फिर है अल्ट्रावायलेट रेज़, ये पराबैंगनी किरणें, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन या इसमें ओज़ोन भी ले सकते हैं। तो ये सभी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या ओज़ोन गैस हो या फिर अल्ट्रावायलेट रेज़ हो, ये सभी नदी के पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं, क्योंकि ये नदी में पाए जाने वाले जैविक अशुद्धियों को नष्ट करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करते हैं। फिर हम आर्टिफ़िशियल विधि की बात करें तो आर्टिफ़िशियल विधियों में हमारे कई विधियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत पुराने समय से ही 4 घड़े की विधि का प्रयोग किया जाता है पानी को छानने के लिए, और पानी को छानकर शुद्ध किया जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 3 घड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर 3 घड़े लिए जाते हैं, कहीं पर 4 घड़े लिए जाते हैं। इसे हम पिचर फ़िल्टर कहते हैं, यानी कि घड़े की द्वारा पानी को छानना। इस फ़िल्टर में घड़ों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, एक लोहे के स्टैंड पर, और ऊपर के 3 घड़ों में छेद होता है, नीचे के चौथे घड़े में छेद नहीं पाया जाता। वह उसमें शुद्ध पानी को एकत्रित किया जाता है। ऊपर के घड़े में अशुद्ध जल लिया जाता है, दूसरे घड़े में फाइन चारकोल या कोयले के टुकड़े लिए जाते हैं, और तीसरे घड़े में बारीक रेत या कंकड़, छोटे कंकड़ पत्थर आदि लिए जाते हैं। तो पानी पहले कोयले से छनता है, फिर रेत से उसकी छनाई होती है, और इस तरह से वो शुद्ध जल चौथे घड़े में एकत्रित हो जाता है। इस विधि को हम पिक्चर मेथड कहते हैं या पिक्चर फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम अलग से देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जल शोधन के कृत्रिम तरीके कौन से हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कौन से हैं। ये 3 हैं: फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स। यानी कि पानी को भौतिक विधियों के द्वारा शुद्ध करना, रासायनिक विधियों के द्वारा शुद्ध करना, और यांत्रिक विधियों के द्वारा मशीन्स या उसको मैकेनिकली प्योर करना। तो भौतिक विधियों में 2 विधियाँ आती हैं, बॉयलिंग और डिस्टिलेशन। बॉयलिंग ये घरेलू विधि है, जबकि डिस्टिलेशन ये कमर्शियल मेथड है पानी को साफ़ करने का। और पानी को साफ़ करने की जो भौतिक विधि है, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर, तापमान का इस्तेमाल करके पानी को शुद्ध किया जाता है, चाहे उसको बॉयल करके या उसका आसवन करके डिस्टिलेशन के द्वारा उसे हम शुद्ध करते हैं। दूसरी विधियां हैं केमिकल मेथड्स। इसमें हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये केमिकल्स या तो पानी में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर रहे हैं, जिसको हम जर्मिसाइडल मेथड्स कहते हैं, बैक्टीरियोसाइडल या जर्मिसाइडल मेथड्स हम इसे कहते हैं। और दूसरा तरीका है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन, जैसे अभी हमने सेडिमेंटेशन विधि देखी, गाद संचय या तलछटीकरण विधि, उसी तरह से प्रेसिपिटेशन विधि भी काम करती है। इसमें केमिकल्स के द्वारा हम अशुद्धियों को पानी के निचले हिस्से में एकत्रित करते हैं। मैकेनिकल मेथड्स, ये नाम से स्पष्ट है, यांत्रिक विधि, पानी को शुद्ध करने की यांत्रिक विधि। इसमें हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिल्ट्रेशन के द्वारा या निस्पंदन के द्वारा, छानने के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, और इसमें कई तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे पिछली पिक्चर में भी हमने देखा कि पिचर फिल्टर दिखाया गया था, 4 घड़े के द्वारा पानी को छानना। इसके अलावा स्टील फिल्टर्स या घरेलू फिल्टर्स होते हैं। स्टील फिल्टर्स, घरेलू फिल्टर्स, इनकी अलग-अलग वैरायटी होती थी, जैसे चैम्बरलैंड फ़िल्टर है या बर्कफेल्ड फ़िल्टर है, पैस्चर का चैम्बरलैंड फ़िल्टर है, और आजकल इनको डोमेस्टिक फ़िल्टर्स भी कह देते हैं या स्टील फ़िल्टर्स कह देते हैं। इसमें 2 बर्तन लिए जाते हैं, 2 डब्बे होते हैं। ऊपर का जो डब्बा है उसमें अशुद्ध जल, और नीचे के हिस्से में, फ़िल्टर के नीचे के हिस्से में शुद्ध जल को एकत्रित किया जाता है। ऊपर के डब्बे में कैंडल्स लगी हुई होती हैं। ये कैंडल पोर्सिलेन धातु की होती हैं, या इसे हम पोर्सिलेन पदार्थ से, चीनी मिट्टी से बनी हुई ये जो कैंडल्स होती हैं,
ये लगी होती हैं ऊपर के हिस्से में, और ये कैंडल्स बारीक छेदों वाली या मोटे रवे वाली हो सकती हैं, कोर्स या फाइन ये कैंडल्स हो सकती हैं। कैंडल से पानी छनता है और नीचे के हिस्से में एकत्रित होता है। तो ये प्योरली जो है मैकेनिकल है, इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस विधि से हम पानी को साफ कर लेते हैं, उसकी भौतिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन छानने से उसके जीवाणु नष्ट नहीं होते। घरेलू फ़िल्टर्स जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील फ़िल्टर्स, तो उसमें जीवाणु नष्ट नहीं होते, सिर्फ़ भौतिक अशुद्धियाँ दूर होती हैं, सिर्फ़ पानी का रंग और स्वाद ही बदल जाता है। फिर इसमें ज़ीरो बी फ़िल्टर्स आए। ज़ीरो बी फ़िल्टर्स यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सुरक्षा फ़िल्टर के नाम से ये बिकते हैं। इसकी ख़ासियत ये थी कि पानी को छानते भी हैं और साथ ही साथ उसे जीवाणु रहित भी करते हैं। ये ज़ीरो बी फ़िल्टर बहुत छोटे आकार का होता है और सीधा ही हमारे टैप में फ़िट हो जाता है, नलके पर लगाया जाता है और इसके नीचे हम अपना बर्तन या घड़ा रखकर पानी को एकत्रित कर सकते हैं। एक फ़िल्टर की एक्सपायरी जो है वो 1 साल तक मानी जाती है, यानी कि एक छोटे फैमिली के लिए ये एक ज़ीरो बी फ़िल्टर पूरा 1 साल तक शुद्ध पानी दे सकता है। जब ये फ़िल्टर एक्सपायर हो जाता है तो इसमें एक रेड लाइन बन जाती है। रेड लाइन की इंडिकेशन आ जाती है कि अब ये फ़िल्टर प्रयोग करने लायक नहीं रहा। तो बीच-बीच में इस फ़िल्टर को खोलकर साफ़ करते रहना चाहिए और 1 साल बाद इसे बदल देना चाहिए। अब ये जो सुरक्षा फ़िल्टर है या ज़ीरो बी फ़िल्टर है, ज़ीरो बी का मतलब है ज़ीरो बैक्टीरिया, यानी कि ये पानी को छान भी रहा है और उसे जीवाणु रहित भी कर रहा है। ज़ीरो बी फ़िल्टर के अंदर आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन जीवाणु को नष्ट करता है। दूसरा, इस फ़िल्टर का इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पानी का बहाव तेज़ ना हो। अगर पानी का बहाव तेज़ होगा तो छनाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी और अशुद्धियाँ पानी के अंदर रह सकती हैं। तो धीमी गति से पानी इसके अंदर से गुज़रना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे और फ़िल्टर्स आए जैसे कि एक्वागार्ड फ़िल्टर या आरओ फ़िल्टर, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आरओ फ़िल्टर आते हैं। अब हम बात करें बॉयलिंग की। बॉयलिंग में ये एक भौतिक विधि है और इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान लेते हैं। इतने तापमान पे 10 से 15 मिनट तक कम से कम पानी को उबाला जाता है ताकि उसकी कठोरता दूर हो सके, ताकि उसमें घुली हुई गैसेस इवैपोरेट हो सकें, वाष्पित हो सकें, ताकि उसके जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो सकें और उबला हुआ पानी जीवाणु रहित होता है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया इसमें मर जाते हैं, लेकिन उनके अंडाणु फिर भी इसमें बचे हुए रह जाते हैं। उबले हुए पानी को ढककर रखना चाहिए और उसका जल्दी ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उबला हुआ पानी टेस्टलेस हो जाता है क्योंकि उसमें जो घुली हुई गैसें थी जिनके कारण पानी का स्वाद था वो वाष्पित हो जाती हैं, उड़ जाती हैं भाप बनकर और पानी का स्वाद नहीं रहता, स्वाद रहित हो जाता है। दूसरा, उबालने से पानी की कठोरता दूर होती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हुए बाइकार्बोनेट्स के कारण पाई जाती है। लेकिन उबालने से ये बाइकार्बोनेट्स अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं और बर्तन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर हम इस ऊपर के पानी को निथार कर अलग करके एकत्रित दूसरे बर्तन में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे ये पानी अब कठोर नहीं रहता बल्कि कोमल हो जाता है। तो उबालने से पानी की कठोरता दूर की जा सकती है, इसकी अशुद्धताएँ दूर की जा सकती हैं और इसे जीवाणु रहित किया जाता है। जब भी हैजा फैला होता है, संक्रमण हो जाता है हैजे का या टाइफाइड आदि का संक्रमण होता है, उस समय अपने घरों में पानी को अवश्य ही उबाल कर पीना चाहिए। छानने के बाद भी अगर हम पानी को उबाल लेते हैं, तो वो 100% शुद्ध हो जाता है। फिर हम बात करें डिस्टिलेशन, दूसरी विधि जो है भौतिक विधि, जिसे हम इसे हम आसवन कहते हैं। डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। ऐसा जो पानी है आसवित जल बहुत ही शुद्ध होता है, ये 100% प्योर वाटर होता है और ऐसा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं
ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये 100% प्योर है, इसमें किसी प्रकार के कोई लवण घुले हुए नहीं हैं, जबकि हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स भी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी से सॉल्ट्स को या मिनरल्स को निकाल लेता है, इसलिए लंबे समय तक ऐसे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये एक कॉस्टली मेथड है, कमर्शियल मेथड है, घर में हम इसे नहीं अपना सकते। आसवन की प्रक्रिया करने के लिए 2 स्टेप्स में ये प्रक्रिया की जाती है। पहले पानी को उबाला जाता है और फिर उबले हुए पानी की भाप को दूसरे पाइप के द्वारा इकट्ठा करके और उन्हें कंडेंस करके फिर से उसका पानी बनाया जाता है। तो इस डिस्टिलेशन की 2 प्रोसेस हो जाती हैं, एक तो इवेपोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। तो ये बहुत महंगी विधि है और घर में हम इस विधि को नहीं अपना सकते। दूसरा, डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए इतना सेफ नहीं माना जाता। अगर डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स मिला दिए जाएँ, तो फिर ये पीने लायक हो सकता है। अब बात करें हम दोनों तरह के जो फ़िल्टर्स हैं हमारे, अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर, ये कैसे काम करते हैं और इसमें कौन-सा फ़िल्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर ये पहले आए थे और आजकल जो है ये आरओ फ़िल्टर्स भी आने लगे हैं मार्केट में। अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, सेफ़ रहते हैं क्योंकि ये मिनरल्स को रिटेन करते हैं। इसके अंदर जो खनिज लवण हैं वो कुछ मात्रा में बने रहते हैं और इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। ऐसे फ़िल्टर के 4 भाग होते हैं, प्री फ़िल्टर, कार्बन चैम्बर, अल्ट्रावायलेट चैम्बर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये चेक करता है कि अगर पानी ज़्यादा अशुद्ध हो रहा है, अगर हमारा फ़िल्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसमें से पानी आना बंद हो जाता है, ठीक है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा जो प्री फ़िल्टर है, प्री फ़िल्टर ये पानी की भौतिक अशुद्धियों को दूर करता है और ये कार्ट्रिज कपड़े की कई मोटे कपड़े की कई तहों से मिलकर बनता है ये प्री फ़िल्टर और उसको पानी को छानता है। फिर वहाँ से ये पानी जाता है दूसरे हिस्से में जहाँ पर कार्बन मिक्स होती है उसमें और कार्बन से भी पानी की जैविक अशुद्धियाँ दूर होती हैं। उसके बाद फिर ये पानी जाता है अल्ट्रावायलेट चैम्बर में। अल्ट्रावायलेट चैम्बर में अल्ट्रावायलेट लैंप्स लगे हुए होते हैं और शुद्ध पानी जब इस चैम्बर से गुज़रता है, तो वो पूरी तरह से जीवाणु रहित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटो सिस्टम है और अपने आप अगर पानी की इम्प्योरिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है या फ़िल्टर किसी तरह से ठीक काम नहीं कर रहा है, तो फिर पानी का बहाव बंद हो जाता है, पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये था अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर और इसे काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती हैं। मार्केट में कई ब्रांड नेम से ये बिकता है। एक्वागार्ड, एक्वालाइन, यूरेका फॉर्ब्स, कैंट आदि विभिन्न कंपनियाँ इसे बनाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर का इस्तेमाल हम हर स्थान पे, हर घर में कर सकते हैं। लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर है, इसका प्रयोग सिर्फ़ उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए जहाँ पर पानी बहुत अधिक खारा है, उसमें उसकी कठोरता ज़्यादा है या उसमें जो टीडीएस है वो 500 से अधिक है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स। तो अगर पानी का टीडीएस 500 से ज़्यादा है तभी आरओ फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर ये टीडीएस 100 से भी कम हो जाए या 100 और 200 के बीच में हो जाए तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से फिर मिनरल रहित हो जाता है, खनिज रहित हो जाता है और इससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है और हमारी बॉडी को खनिज लवण जो ज़रूरी खनिज लवण है वो नहीं मिल पाते। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर उस हालत में ठीक नहीं होगा जबकि टीडीएस बहुत ही कम है। तो अगर हमने ये फ़िल्टर घरों में लगवा भी रखा है, तो भी हमें समय-समय पर टीडीएस चेक करवाते रहना चाहिए। टीडीएस चेक करने की जो इक्विपमेंट है, ये 200 से ₹250 का एक ये यंत्र मिल जाता है मार्केट में। घर में लाकर भी हम चेक कर सकते हैं या फिर इसकी जब रेगुलर सर्विस करवाते हैं हर 6 महीने पे तब भी हमें टीडीएस चेक करवा लेना चाहिए और 500 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पानी बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत कठोरता है पानी में,
तभी इस रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर का फ़ायदा है। ये आरओ फिल्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे निकला हुआ पानी बिल्कुल 100% प्योर वाटर हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है, क्योंकि ये इतनी बारीक झिल्ली से या मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है जिसमें से सिर्फ पानी ही निकल सकता है और कोई पार्टिकल नहीं गुजर सकता। रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर में 6 अलग-अलग लेवल्स पर पानी को छाना जाता है, उसकी सफाई की जाती है। तो पहला हिस्सा है इसका पार्टिकल फिल्टर। पार्टिकल फिल्टर ये एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा होता है इस तरह के आरओ फिल्टर में, और इस जो पार्टिकल फिल्टर में पानी की भौतिक अशुद्धियों को काफ़ी हद तक साफ किया जाता है। यहाँ से फिर पानी को छानकर आगे भेजा जाता है। फिर सेकंड फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर में भौतिक और अशुद्धियाँ या तैरती हुई अशुद्धियाँ, इन सभी को साफ किया जाता है। रेत है, मिट्टी है, जंग है आदि, इनको साफ किया जाता है, छाना जाता है। सेडिमेंट फिल्टर में जो छेद होते हैं वो 5 माइक्रोन के बराबर होते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म छलनी इसमें पाई जाती है। उसके बाद है प्री कार्बन फिल्टर। प्री कार्बन फिल्टर में भी पानी को छाना जाता है, उसका रंग, स्वाद, गंध आदि या उसके केमिकल्स या उसमें धातुएं, ये सभी दूर हो जाती हैं और इसमें कार्बन के द्वारा पानी को फिर से छाना जाता है। फिर प्री कार्बन के बाद अगला जो चैम्बर आता है वो है कार्बन ब्लॉक मेम्ब्रेन। कार्बन ब्लॉक मेम्ब्रेन ये हमारी आरओ मेम्ब्रेन को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखती है और उसकी लाइफ को बढ़ाती है। आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ को बढ़ाती है ये कार्बन ब्लॉक मेम्ब्रेन, और इसमें जो छेद हैं इस फिल्टर के वो 5 माइक्रोन से भी छोटे आकार के होते हैं। तो कार्बन ब्लॉक मेम्ब्रेन, यहाँ पर फिर से कार्बन होता है और बहुत ही बारीक से उसकी छनाई की जाती है। बारीक छेदों से 5 माइक्रोन से भी छोटे आकार के छेदों से पानी को छाना जाता है। उसके बाद आती है फिर ये आरओ मेम्ब्रेन झिल्ली। आरओ मेम्ब्रेन झिल्ली जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, और यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। बहुत ही प्रेशर के साथ इस झिल्ली पर पानी को फेंका जाता है और झिल्ली के जो छेद होते हैं, इस मेम्ब्रेन के जो छेद हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ पानी ही निकल सकता है। बाकी बैक्टीरिया, वायरस भी पीछे रह जाते हैं, छन नहीं पाते और वो बाहर ही रह जाते हैं। इसके पोर्स का डायमीटर 0.001 माइक्रोन होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म और महीन झिल्ली है ये आरओ मेम्ब्रेन झिल्ली। इसके ऊपर बहुत प्रेशर के साथ पानी को फेंका जाता है, लेकिन फिल्टर्स 80% प्रेशर को ही बर्दाश्त कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो बाकी जो 20% पानी है या हम कहें कि वो बाहर निकलता रहता है और इस आरओ फिल्टर में पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो आरओ मेम्ब्रेन जो फ़िल्टर है, एक तो ये महँगा बहुत होता है, दूसरा इसमें पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और तीसरा इसमें से सभी खनिज लवणों को ये निकाल देता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जबकि फ़ायदा ये है कि ये पानी की कठोरता को भी साफ़ करता है, पानी को जीवाणु रहित भी करता है, उसको 100% प्योर भी बनाता है और उसे छानता भी है। 6 लेवल्स, अलग-अलग लेवल्स पर इसको छानता है। जो लास्ट लेवल है फिर आरओ मेम्ब्रेन के बाद वो है पोस्ट कार्बन फिल्टर। पोस्ट कार्बन फिल्टर में अब जो स्टोरेज टैंक है वहाँ पर फिर से कार्बन भरी जाती है और स्टोर करते समय दोबारा साफ किया हुआ पानी दोबारा गंदा ना हो, दोबारा उसमें जैविक अशुद्धियाँ ना आ जाएँ, वहाँ पर बैक्टीरिया ना पनपे, इसलिए उसे दोबारा साफ किया जाता है, कार्बन के द्वारा उसे दोबारा छाना जाता है। तो ये 6 अलग-अलग स्टेजेस में हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर में। पार्टिकल फ़िल्टर, सेडिमेंट फ़िल्टर, प्री कार्बन फ़िल्टर और कार्बन ब्लॉक मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन और पोस्ट कार्बन फ़िल्टर। अब बात करें हम रासायनिक विधियों की। तो जो रासायनिक विधियाँ हैं ये 2 प्रकार की हैं। एक प्रेसिपिटेशन और एक जर्मीसाइडल विधियाँ। जर्मीसाइडल ये जीवाणु को नष्ट करेंगी, जबकि जो प्रेसिपिटेशन है वो सिर्फ अशुद्धताओं को नीचे बिठा देते हैं। जैसे गंदे पानी में अगर वो बहुत ही गंधला और
मैला पानी है, गाढ़ा पानी है, तो उसमें धुंधला पानी है, तो उसमें हम एलम या फिटकरी मिलाकर उसकी अशुद्धियों को नीचे एकत्रित कर लेते हैं, नीचे वो बिठा लेते हैं और ऊपर के पानी को अलग से साफ किया जा सकता है। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये कार्य फिटकरी मिलाने से पानी में किया जाता है, या एक और तरीका है निर्मली। निर्मली एक तरह का फल है जो कि हम खाली बर्तन में रगड़ देते हैं और फिर गंदा पानी उसमें भर देंगे तो गंदगी नीचे आकर जमा हो जाती है। तो ये प्रेसिपिटेशन की विधि है। दूसरी है जर्मिसाइडल विधि। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर, नेस्फेल्ट की टिकिया या पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवाई को हम कहते हैं। इसका इस्तेमाल कुओं में भी किया जाता था, कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए, या आम घरों में हम अपने टैंकी में डलवा सकते हैं। तो ये सारी विधियाँ पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरसेस आदि को ख़त्म करती हैं। लेकिन कुछ हिस्से, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक उसमें प्रोटोज़ोआ या परजीवी के अंडाणु आदि रह जाते हैं। नेस्फेल्ट की टैबलेट, ये टैबलेट लगभग इसमें 8 मिलीग्राम की होती है। ये 1 घड़े के लिए काफ़ी रहती है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर है, चूना मिला होता है इसमें। आयोडीन, जैसे अभी ज़ीरो बी फ़िल्टर में भी हमने देखा कि उसमें आयोडीन मिला होता है। ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सभी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी में क्लोरीन का मिलाना, क्लोरीनेशन, ये बहुत ही प्राचीन विधि है और 1908 से हम पानी को क्लोरीनेशन करने का कार्य कर रहे हैं। क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद कुछ हद तक बदल जाता है, उसका रंग भी हल्का दूधिया हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से जीवाणु रहित हो जाता है। ब्रोमीन, ये दूसरी विधि है, ये दूसरा केमिकल है। ब्रोमीन इससे महंगा होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि क्लोरीन। ब्रोमीन का प्रयोग हम अपने स्विमिंग पूल्स के पानी को साफ करने के लिए, या जहाँ पर वाटर स्पा वगैरह है वहाँ पर पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं। तो क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीनों मेथड्स का प्रयोग भी हम लार्ज स्केल पर, जहाँ पर वाटर वर्क्स हैं, जहाँ नगर पालिका का पानी है, नदियों का पानी साफ किया जा रहा है, पूरे शहर के लिए सप्लाई का पानी है, तो वहाँ पर भी हम क्लोरीनेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये सभी केमिकल विधियाँ थी, लेकिन केमिकल्स का प्रयोग करते समय हमें इनकी मात्रा पर ध्यान देना होता है। जैसे 1 भाग अगर हमने केमिकल का लिया है, तो 1 भाग अगर हमने केमिकल का लिया है, तो 1 लाख भाग पानी का लेना होता है। तो बहुत ही थोड़ी-सी मात्रा हम इन केमिकल्स के इस्तेमाल करते हैं। अगर केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो जाए और लंबे समय तक ऐसा केमिकली ट्रीटेड पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो अब हम बात करें क्वेश्चंस की। इस टॉपिक में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज सेडिमेंटेशन, तलछटीकरण क्या है? तलछटीकरण का अर्थ होता है अशुद्धियों का भारी होकर नदी के तल में एकत्रित होना। विच केमिकल्स आर यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हमने देखा, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है या नेस्फिल्ड है, इन सभी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आरओ मेम्ब्रेन? आरओ मेम्ब्रेन झिल्ली, वो सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की जाती है और ये आरओ फिल्टर में लगी होती है, और इसके झिल्ली के जो छेद हैं इनका साइज 0.001 माइक्रोन होता है। हाउ बॉइलिंग रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी उबालने से उसकी कठोरता दूर कैसे होती है? पानी को उबालने से जो जो घुलनशील लवण थे, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो कि उसमें घुले हुए थे, वो उबलने से क्या होगा कि वो अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाते हैं और फिर पानी को हम छानकर इसको अलग कर सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आरओ फिल्टर? आरओ फिल्टर नुकसानदायक क्यों है, इसकी क्या हानियां होती हैं? क्योंकि हर एक वस्तु के प्लस माइनस होते हैं, तो आरओ फिल्टर भी फायदेमंद होता हुआ भी इसकी भी कुछ हानियां हैं कि ये हमारे शरीर से खनिज लवणों को निकाल लेता है और ये पूरी तरह से खनिज लवणों को छान देता है, तो लंबे समय तक इसका प्रयोग करना शरीर के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, टीडीएस अगर 500 से ज़्यादा है तभी आरओ फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, आरओ फिल्टर के इस्तेमाल से पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा होती है।
राइट सोर्सेज ऑफ वाटर, ये आपने देखा ही है, वर्षा का जल है, नदी का जल है, कुओं का पानी है, झील है, तालाब हैं, ये सभी हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। लेकिन जो सी वाटर है वो उसका पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते, क्योंकि ये बहुत खारा पानी होता है, इसमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। हाउ रिवर वाटर गेट्स प्योरीफाइड नेचुरली, नदियों का पानी प्राकृतिक रूप से कैसे शुद्ध होता रहता है। तो ये 4 मेथड हमने इसमें देखे थे, तलछटीकरण या क्षीणीकरण, या फिर इसमें हमने प्राकृतिक जीव जंतु देखे थे, या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा नदी का पानी अपने आप शुद्ध होता रहता है। फिर है व्हाट इज डिस्टिलेशन, आसवन की प्रक्रिया हमने देखी थी कि पहले हम पानी को उबालते हैं, फिर उसे जमाते हैं उसके भाप को, और फिर दोबारा उसे पानी में परिवर्तित करके और तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होने वाली विधि है, इससे आसवन कहते हैं, और ये बहुत ही शुद्ध विधि है, लेकिन ये भी हमारे सेवन के लिए इतना सही नहीं रहता। तो ये सभी मेथड्स हमने देखे और क्वेश्चंस। अब लास्ट में हम देखते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए हम सवीरा रल्हन की बुक पढ़ सकते हैं, हाइजीन टाइटल से। इसी तरह से रितु कपूर की एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस। डॉक्टर यशपाल बेदी की एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये सभी रेफरेंसेस हम ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.